हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल जीएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सेल क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमने पढ़े देखे थे उसमें कि सेल के 11 पार्ट्स होते हैं। आपको अगर वो वीडियो देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। हम सेल ऑर्गेनेल्स में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें जो सेल वॉल है वो मिडिल लेयर है। इसमें देखिए 3 लेयर है। एक आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अलावा जो इसकी मिडिल लेयर है वो है सेल वॉल। उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किस किस में पाई जाती है मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा फंगी में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है, बैक्टीरिया में है। ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में और प्रोटोजोआ में ये नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। इसके अलावा ये जो है सेल वॉल ये मिडिल लेयर होती है। ये इसी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। रिजिड होती है, सख्त होती है। ये नॉन लिविंग पार्ट्स है, मतलब इसमें बेजान पार्ट होता है। ये थिक होती है। सेल वॉल्स में भी 3 लेयर होती हैं, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अलावा मिडिल लेमा। अब उसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में नीट के लेवल का कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मली सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कंपटीशन में। इसके अलावा परमिएबल, ये परमिएबल होती है। परमिएबल में भी जैसे कि परमिएबल क्या होता है? परमिएबल ऐसी चीज, परमिएबल जिसको हम कहेंगे परमिएबल मतलब कि जो जिसके थ्रू कोई भी चीज क्या हो सके, पास हो सके आसानी से। तो इससे जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो आयंस हैं वो सेल के अंदर पास हो जाते हैं आसानी से, इसलिए ये परमिएबल होती है। और उसकी भी एक कैपेसिटी है 30 से लेकर 60 किलो डाल्टन। तो ये डाल्टन एटॉमिक यूनिट है। तो ये इसकी परमिएबिलिटी होती है। इसके अलावा मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा इसमें पैक्टिक होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और अदर प्रोटीन्स वगैरह और मॉलिक्यूल्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? ये प्लांट्स को क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है, सख्त होती है, रिजिड होती है, हमने देखा, थिक होती है। जिससे प्लांट्स क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। और हाँ, ये सेल को बस्ट होने से बचाती है। जैसे कि जो रूट्स हैं सेल्स, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इंडोसाइटोसिस के समय जब वो जड़ों से पानी लिया जाता है या खनिज लवण अवशोषित किया जाता है, तो जो सेल है वो फूल जाती है पानी के कारण, जिसको हम जिस प्रोसेस को कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, इंडो मतलब होता है अंदर लेना और साइटोसिस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंडोसाइटोसिस में, वो जो जड़ है, रूट है, वो क्या करती है? जमीन से पानी, इसके अलावा वाटर्स और लवणस को अवशोषित करती है, जिसके कारण जो प्लांट सेल से होते हैं वो फूल जाते हैं। तो ये इंडोसाइटोसिस में भी बस्ट होने से सेल्स को रोकती है, रिजिड होने के कारण। और इसके अलावा मैकेनिकल प्रोटेक्शन, प्लांट्स को मैकेनिकल प्रोटेक्शन, बाहरी जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उनसे बचाती है। सर्कुलेशन ऑफ द वाटर, हाँ इसकी बात करें हमने इंडोसाइटोसिस में, ये सर्कुलेशन ऑफ द वाटर्स, मिनरल्स एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स इसके थ्रू आसानी से पास हो जाते हैं क्योंकि ये परमिएबल होती है।
इसके अलावा प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मजबूती से खड़ा रहने में और उसके पार्ट्स को मजबूत बनाने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये सभी सेल्स वॉल के गुण हो गए। इसके बाद है जो सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। सेल मेम्ब्रेन को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, जबकि सेल वॉल जो है वो थिक होती है, उसमें 3 लेयर और होती हैं। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल भी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। ये भी इंडोसाइटोसिस में सहायक होती है। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में, जो जैसे कि अमीबा क्या करता है इंडोसाइटोसिस के थ्रू, उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस में मदद करती है चीन मॉलिक्यूल्स को लेने में और उसे बाहर, जो वेस्ट मटेरियल है उसे सेल्स के बाहर निकालने में। सेमी परमिएबल का मतलब है अर्धपारगम्य। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब इसमें से जो तरल पदार्थ है वो आसानी से पास हो सकता है, जबकि जो हार्ड रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं, ठोस मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो आसानी से पास नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। सेल, कहीं कहीं पर जो सेल हैं, सेल के ऊपर प्रोटीन स्पाइक्स बने होते हैं, जैसा कि कोरोना वायरस में जो स्पाइक्स वगैरह होते हैं, इसी तरह से सेल के ऊपर भी रिसेप्टर्स, जिसको बोलते, सॉरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो बाहर की ओर होता है, जो कि क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो पार्ट सेल के अंदर की ओर होता है, जिससे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर की ओर मूव करते हैं। इन ऑल सेल एक्सेप्ट वायरस, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है सिवाय वायरसेस के। फंक्शन क्या होता है इसका, मेंटेन शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो शेप, सेल के शेप को मेंटेन करना, उसे सपोर्ट प्रदान करना, शेप को उसको बनाए रखना। प्रोटेक्ट इंटीरियर कंपोनेंट्स, सेल के अंदर के जो इंटीरियर कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी और कई लाइसोसोम्स के अलावा और भी कई हैं। हेल्प इन रेगुलेटिंग द सेल ग्रोथ, ठीक है, तो सेल ग्रोथ में भी सहायक होती है। इसमें भी, ये भी इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में सहायक होती है। इंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो 2 तरह से होता है, उसमें भी उसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस का अर्थ है ड्रिंकिंग बाय द सेल। सेल जो है जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड्स को लेता है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस में ईटिंग ऑफ द सेल बोलते हैं, फिर फैगोसाइटोसिस को ईटिंग ऑफ द सेल, यानी सेल जो है जब सॉलिड मॉलिक्यूल्स को लेता है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इस तरह से हेल्प इन रेगुलेटिंग द सेल ग्रोथ, तो ये सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करने में इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में मदद करती है। रोल इन द सेल और सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, तो ये सेल को सिग्नल प्रदान करना, उसका दूसरे सेल्स के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कम्युनिकेशन करने में सहायक होती है। इसके बाद है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है सेल, ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। फ्लूइड साइटोप्लाज्म यानी कि, और प्लस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस दिया हुआ है,
इन दोनों को मिलाकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो किसने दिया था? पुर्गेंजे ने दिया था 1839 में। और ये एक लिविंग कंटेंट्स है। साइटोप्लाज्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स। तो साइटोप्लाज्म जो है वो किससे मिलकर बना होता है? इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? वाटर होता है, सॉल्ट होता है, इसके अलावा प्रोटीन होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन 2 कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला साइटोसोल, दूसरा सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स को छोड़कर, जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उनको छोड़कर जो बाकी पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो, साइटोसोल जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं साइटोसोल। और इसका दूसरा पार्ट होता है सेल ऑर्गेनल, जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इसी फ्लूइड में स्थित होते हैं। तो इस तरह से ये इसके पार्ट्स होते हैं। Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is discovered by the Albert Cloud and Keith Potter in 1945. Endoplasmic reticulums को कैथ पॉटर और एल्बर्ट क्लाउड ने डिस्कवर्ड किया था एंड इट वर्क एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विद इन अ सेल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह वर्क करता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या काम होता है? चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल में प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, इन चीजों को एक स्थान से, एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में ले जाने का कार्य करता है। इसके अलावा देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैव राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाया जाता है जो कि इसके सरफेस पे होता है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड्स एंड फैट्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट्स और लिपिड्स बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा भी ये और भी प्रोडक्ट्स को सीक्रेट करते हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन को सीक्रेट करता है, जैसे कि एल्बुमिन। एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? एल्बुमिन इज अ प्रोटीन which is found in our blood and it is produced by our liver। ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है और हमारे ब्लड में पाया जाता है। और इसका वर्क क्या होता है ब्लड में ये जो ब्लड में फ्लूइड है, जैसे कि WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, ये उनको ब्लड में बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा हार्मोन्स, इंसुलिन, इन हार्मोन्स के सिक्रेशन में सहायक होता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास एंड इट्स रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और इसके अलावा मिल्क सीक्रेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो ये सभी चीजें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सीक्रेट्स होती हैं। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह ये बनाता है। इसके अलावा रेगुलेटिंग द कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। टीथ के जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम से होता है, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करने में ये सहायक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन का मीन्स है
टॉक्सिक को नष्ट करना, जो टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको खत्म करना, नष्ट करना, इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसमें जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसमें एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है जो क्या करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको नष्ट करता है। तो इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस तरह से ये सेल को क्लीन करने का भी कार्य करता है। जैसे कि लाइसोसोम्स जो है वो भी सेल को क्लीन करने का, उसका मेन फंक्शन सेल को क्लीन करना ही है, जबकि इसका मेन फंक्शन नहीं है। ये एक, इसमें भी एंजाइम्स पाया जाता है, तो ये भी जो है वो सेल को क्लीन करता है। अटैचमेंट ऑफ द रिसेप्टर ऑन द सेल, तो सेल के रिसेप्टर्स के अटैचमेंट में सहायक होता है ऑन द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स बनाता है। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स पाए जाते हैं, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन पाए जाते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके बाद है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलियो गोल्जी इन 1898। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था इन बार्न आउल, नर्व सेल ऑफ बार्न आउल एंड कैट। तो इन्होंने कैट और बार्न आउल के नर्व सेल में इससे देखा था। इसके अलावा इट एक्ट एज अ पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स फाउंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ये उनको पैकेजिंग का कार्य करता है और उनको टारगेट तक सेंड करता है विद इन अ सेल एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन तक भी भेजता है और सेल के बाहर भी अगर फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स इन सब की जरूरत है तो उसे सेल के बाहर भी भेजने का कार्य करता है पैकेजिंग कर। इसके अलावा कंपोज ऑफ द फ्लैट सैक नोन एज अ सिस्टर्नी। तो इसमें जो फ्लैट सैक है ये इस तरह से, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ये एक तरह से थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे बैग होता है फ्लैट, तो सेमी सर्कुलर होता है इस तरह से। ये बीच में थोड़ा सा सेमी सर्कुलर होता है, थोड़ा सा पतला होता है और फिर ये किनारों पर थोड़ा सा मोटा होता है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ये जो इसका पार्ट है ये सिस्टर्नी, इसको कहते हैं सिस फेस। और जो ये इंटरनल स्पेस है इसके अंदर का, इसको बोलते हैं ल्यूमन। और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जिस तरह से ये बना हुआ है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। एंड आउटर मेम्ब्रेन्स गेट्स लिंक्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमने बताया ना, ये क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ये उनको ट्रांसफर करता है, उनको पैकेज करके उनको फिर ये ट्रांसफर करता है। तो ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के साथ अटैच होती है। तो ये न्यूक्लियस के साथ जो भी एक्सचेंज ऑफ द प्रोटीन एंड फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, इसके द्वारा जो एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस के साथ, वो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहायक होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी से इसकी बाहरी मेम्ब्रेन और इन गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में अटैच होती है। फंक्शन क्या होते हैं गोल्जी बॉडी के? इट वर्क एज अ स्टोरेज। तो स्टोरेज की तरह ये वर्क करता है, चीज़ों को इकट्ठा करता है, लिपिड्स, फैट्स वगैरह, और प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स। तो दिस इज द मेन फंक्शन, ये चीज़ों की पैकेजिंग करता है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस। सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल, ये सेल वॉल बनाने में सहायक होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में सहायक था, इसी तरह से ये जो है ये सेल वॉल बनाता है। इसके अलावा ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है जो हम आगे पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स अराउंड द सेल। ये सेल में जो लिपिड्स है, सेल के चारों ओर लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होता है। इसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इज डिस्कवर्ड बाय द डी ब्रूवे इन 1955।
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग। इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक तरह का हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है, जो कि जब इसके मेटाबॉलिज्म में कोई किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होता है या सेल का जो फंक्शन है, जब सेल ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो लाइसोसोम्स जो है वो बस्ट हो जाता है, और इसके बस्ट होने के साथ जो इसके अंदर का हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो बाहर आता है और पूरे सेल को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मेड बाय द RER। हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा बनाया जाता है, विच आर एबल टू डाइजेस्ट एवरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अ सेल। ये सेल के अंदर भी अगर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है या उसमें किसी भी तरह की कमी आ गई है तो उसको भी नष्ट कर देता है, या सेल के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आता है तो ये उसको नष्ट कर देता है। फाउंड इन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ। लाइसोसोम्स जो है वो सभी एनिमल्स और प्रोटोजोआ में पाया जाता है। नॉट फाउंड इन आरबीसी ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स की आरबीसी यानी कि जो हमारी आरबीसी ह्यूमन भी क्या है, एक मैमल्स है, तो ह्यूमंस या मैमल्स की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है क्लीनिंग का फंक्शन। ये किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस को जो भी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं ये उनको नष्ट करता है। और इसके अलावा इंटरसेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन इन परफॉर्म्ड बाय द लाइसोसोम। इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर क्या है? डाइजेशन इंटरसेल्युलर सेल के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था, सेल मेम्ब्रेन्स में एंडोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है, सेल जो है सेल के द्वारा फूड को इंटेक किया जाता है, और इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर। जब सेल के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल्स या किसी भी तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो इंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रासेल्युलर मतलब सेल के बाहरी भाग। डाइजेशन, और यहाँ पे रिलेटेड है ये डाइजेशन से, तो जो सेल के अंदर का डाइजेशन है और सेल के बाहर का जो डाइजेशन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? लाइसोसोम्स के द्वारा। तो लाइसोसोम्स के द्वारा किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? जैसे सेल के द्वारा जब फूड इंटेक किया जाता है तो उसे डाइजेस्ट करने का जो वर्क है वो लाइसोसोम्स करता है। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाता है, कई और एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और इसी तरह से जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे नष्ट करने का भी काम करते हैं और उसे बाहर निकालने, सेल से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकालने का भी काम करते हैं। डिस्पोजिंग यूजलेस सेल, जो यूजलेस सेल होते हैं उसे डिस्पोज करने का कार्य करते हैं। एंड रिप्लेस देम विद न्यू सेल्स, और पुराने सेल्स को ये डिस्पोज करके न्यू सेल्स, उसकी जगह न्यू सेल्स को रिप्लेस भी करते हैं। ठीक है, दैट इज कंप्लीट। Centrosome, mitochondria. Mitochondria is discovered by the Richard Altman. माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर्ड किया था? रिचर्ड ऑल्टमैन ने इन 1880 में। एंड इस टर्म्स गिवन बाय द कैरीबेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक इसके जो सबसे बाहरी लेयर है ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है, और जो इसके अंदर फोल्डिंग लेयर है ये है, जो बाहरी लेयर है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इसके अंदर फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स, एंड इट्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सो इट कैन प्रोड्यूस प्रोटीन आल्सो, एंड it is also called the powerhouse of the cell because it produces energy in the form of ATP, and full form of ATP is adenosine triphosphate। और जो सेल है या हमारा जो शरीर है वो एनर्जी को ATP के रूप में ही गेन करता है।
इट एक्ट एज अ मेजर साइड ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में भी सहायक होती है। जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसमें रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, लंग्स में होता है। इसी तरह से जो सेल है उसमें रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोसोल में होता है। और ये इसका स्ट्रक्चर है। राइबोसोम्स जो है इसके इनर मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। डीएनए इसके इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग लेयर है इसमें पाई जाती है। और इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, जिसका ये बीच में जो स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेन है। इस तरह से ये इसका पार्ट है। एटीपी जो है वो इसके इनर मेम्ब्रेन पर प्रोड्यूस होते हैं। It also involves in the cell growth and cell divisions as well as the cell death। तो ये सेल ग्रोथ में भी सहायक होती है। सेल डिवीजन, इसका खुद का डीएनए होता है, इसलिए ये सेल डिवीजन में भी सहायक होती है। एंड सेमी ऑटोनोमस, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये सेमी ऑटोनोमस होती है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है ये पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं होती है। इस फंक्शन, इसका जो फंक्शन है और जिसका स्ट्रक्चर है ये पार्शियली न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स इज ओनली फाउंड इन अ प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। एंड प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्नेस्ट हैकेल। इनका पूरा नाम था ई हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल। इन 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने इसकी खोज करी थी। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए। इसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ये भी क्या करता है, प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। ये प्लास्टिड्स में भी क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं प्लास्टिड्स के द्वारा। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द पिगमेंट। पिगमेंट्स क्या है, जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं उसे कहते हैं पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स के आधार पर इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड क्रोमोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट हैव कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। पौधे के ऐसे पार्ट्स जिसमें कोई कलर नहीं होता है, जैसे कि जड़ों में, रूट्स में, या स्टेम जो अंडरग्राउंड होती हैं, तो वो जो पार्ट्स होते हैं वहां पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हैव द ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल दैट इज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में पौधे को, प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। So that is why it is called kitchen house of the cell। तो इसलिए इसे हम किचन हाउस ऑफ द सेल इसे भी कहते हैं ग्रीन प्लांट्स में। क्रोमोप्लास्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पिगमेंट्स। इसमें कई तरह के कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो पत्तियों का जो कलर होता है डिफरेंट तरह का, जैसे जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसके अलावा फूलों का जो कलर होता है, फूल कई तरह के कलर के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, लाल, पीले, नीले। तो वो किसके कारण होता है, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। फलों का जो कलर होता है, जैसे कि गाजर का रेड कलर जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। इसी तरह से बीट रूट का जो कलर होता है वो विटामिन के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये सभी क्या है, ये सभी क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट कलर होता है वो उसमें क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। सेंट्रोसोम, इट इज अ मेनली फाउंड इन एनिमल सेल, डिस्कवर्ड बाय द थियोडर बोवेरी। सेंट्रोसोम जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये पैरेलल होते हैं सभी। एंड
इट इज यूज्ड टू मेक फ्लैगेला। फ्लैगेला जो है वो एक पूंछ की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्पर्म में आपने देखा होगा जो इस तरह से स्पर्म होता है, इसके पीछे पूंछ होती है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है पूंछ, इसको कहते हैं फ्लैगेला। ये फ्लैगेला के स्ट्रक्चर बनाने में सहायक होता है। एंड इट इज मेनली फाउंड इन एनिमल सेल। प्रमुख रूप से ये एनिमल सेल में पाया जाता है। डिस्कवर्ड बाय द थियोडर बोवेरी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था 1888 में। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रियोल्स एंड डिप्लोसोम। इसे सेंट्रियोल्स और डिप्लोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा ये हेल्पफुल है सेल डिवीजन में, फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल एंड फाइबर बनाने में और स्पिंडल बनाने में। तो हाँ, इसको स्पिंडल या फाइबर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूज है सेंट्रोसोम्स का। तो इसमें और इससे ज्यादा इसका यूज नहीं है। Chromosomes. So these are last two cell organelles, vacuoles and nucleus. What is vacuoles? Vacuoles is a single membrane bound structures which act as a sac of the cells, which store nutrients, fats, nucleic acid, sugar, waters and many others. सो इट इज, ये क्या है, ये एक बैग की तरह वर्क करता है सेल में, जो क्या करता है अपने अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, शुगर, फूड वोक्यूल्स, जैसे कि फूड वोक्यूल्स होता है वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है। तो इस तरह से ये एक स्टोरेज बैग की तरह काम करता है सेल में। एंड फाउंड इन द ऑल प्लांट्स, फंगल सेल्स, सम प्रोटिस्ट, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। इन सभी में ये पाया जाता है, फंगल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में और बैक्टीरिया में। प्लांट्स में ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा क्या, प्लांट्स जैसे कि ये एक प्लांट सेल है, इसमें लगभग वोक्यूल्स जो है वो बड़े पाए जाते हैं, जो कि 50 से 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और एनिमल सेल्स में ये छोटे होते हैं। एंड लार्ज इन द प्लांट सेल्स विच प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू इट्स सेल्स। लार्ज स्ट्रक्चर के कारण प्लांट सेल्स में ये क्या करता है, प्लांट सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी इज द क्वालिटी इन विच द सेल्स आर swollen up by intake of waters and solid molecules। तो टर्जिडिटी क्या है? क्वालिटी है जिसमें क्या है, जो सेल है वो स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा स्वेल अप हो जाता है? जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को या फूड मॉलिक्यूल्स को इनटेक करता है, तो जो सेल है वो स्वेल अप हो जाता है, जिसे कहते हैं हम, जिसके कारण जो है इसमें, इसी को कहते हैं हम टर्जिडिटी कहते हैं। एंड स्टोरेज sac फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स लाइक द अमीनो एसिड। तो ये सभी अमीनो एसिड हो गए, शुगर हो गया, फैट हो, वेरियस ऑर्गेनिक एंड सम प्रोटीन्स हो गया, ये सभी वैक्यूल्स में इकट्ठा होते हैं। और दीज आर फोर टाइप्स ऑफ, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है फोर तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। देयर आर फर्स्ट सैक वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, एयर वैक्यूल। सैक वैक्यूल क्या है? सैक वैक्यूल स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स। सैक वैक्यूल जो है वो न्यूट्रिएंट्स और सॉलिड पार्टिकल्स, मिनरल्स और इसके अलावा सॉल्ट, इन सभी को क्या करता है? स्टोर करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है वो एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रेशन में किस तरह? एक्सक्रेशन में जैसे कि ये कोई सेल है, इसके अंदर कोई फूड पार्टिकल्स आ गया,
अब इस फूड पार्टिकल्स को एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाएगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इसके बाहर निकाला जाएगा। तो ये वर्क कौन करेगा? सेल से बाहर निकालने, जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको सेल से बाहर निकालने का ये करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। इसके बाद है फूड वॉक्यूल। फूड वॉक्यूल क्या होता है? जो कि फूड पार्टिकल्स को कंटेन करता है, कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जिसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं और इसके अलावा उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके बाद है एयर वॉक्यूल। एयर वॉक्यूल help in buoyancy of cell, mainly in prokaryotic cell। ये एयर वॉक्यूल जो है वो मेनली बॉयंसी में सहायक होता है। बॉयंसी क्या है? जब हम किसी सेल को या सेल की बात करते हैं, जो सेल को जब हम सबमर्ज करते हैं, किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो सेल पर एक बल लगता है जो ऊपर की तरफ कार्य करता है। इसी फोर्स को कहते हैं बॉयंसी फोर्स। तो ये किसके कारण होता है? ये एयर वॉक्यूल्स के कारण होता है। जैसे कि किसी गुब्बारे में अगर हम हवा भरें और उसको हम पानी में डुबोते हैं तो वो पानी में नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर भरी हुई है, जिसके कारण वो पानी से ज़्यादा हल्का है और पानी जो है वो उससे ज़्यादा भारी है। और वो पानी क्या करता है? उस पर बल लगाता है। तो इस फोर्स को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। तो ये जो है वो एयर वॉक्यूल्स के कारण होता है। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इट हैज अ 4 मेन पार्ट। इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डबल, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसके चारों ओर, ठीक है। और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जैसे कि सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ये सेल है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम पढ़ चुके हैं साइटोप्लाज्म के बारे में क्या होता है। तो इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा न्यूक्लियोल्स होता है। न्यूक्लियोल्स क्या होता है? जैसे कि सेल का जो केंद्रक है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसको हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं। ये है सेल और ये है न्यूक्लियस। ये इसका सेंटर पार्ट होता है। एनिमल सेल में सेंटर में होते हैं और जबकि प्लांट सेल में वोक्यूल्स के कारण ये थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं क्योंकि वोक्यूल्स जो है वो ज़्यादा स्पेस ले लेता है। और इस तरह से जैसे कि सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक। तो इस तरह से न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन से ही बना हुआ है। क्रोमैटिन
अब जैसे कि ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा ये है न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो फ्लूइड है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, इस धागे नुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमैटिन। सेल डिवीजन के समय ये जो क्रोमैटिन है ये कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेस्ड होकर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये बनाती है क्रोमैटिड। जो क्रोमैटिन है वो क्या बनाती है? क्रोमैटिड बनाती है। किस तरह से क्रोमैटिड बनाती है? ये इस तरह से कॉइल कंप्रेस होकर, और सेल डिवीजन से पहले ये जो क्रोमैटिड है ये दो भागों में टूटता है। इससे क्या होता है, जो बीच में इसका एक सेंटर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रोमर, यहां से ये दो भागों में टूटना स्टार्ट होता है और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह से ये, और ये जो होता है ये सेंट्रोमर बोलते हैं इसको। सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमैटिड है वो दो भागों में टूटना स्टार्ट होता है सेंट्रोमर के थ्रू। ये जो है सेंट्रोमर है। इनको कहते हैं क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर, ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, इन दोनों को मिलाकर बनता है क्रोमोसोम। तो इस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंप्लीट हो गया क्रोमैटिन। और हम अगर हम डीप में देखें तो क्रोमैटिन जो है वो क्या है, वो डीएनए से मिलकर बना हुआ है। थोड़ा सा और देख ले, जो क्रोमैटिन है वो जैसे कि डीएनए होता है इस तरह से। तो जो क्रोमैटिन है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ है। ये डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उन पर बाइंड होते हैं। और उन पर बाइंड होकर जब ये हिस्टोन प्रोटीन पर बाइंड होते हैं इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से बाइंड होकर ये क्या बनाते हैं, ये क्रोमैटिन बनाते हैं। और क्रोमैटिन जो है वो और कंडेंस होकर डिवीजन के बाद दो क्रोमैटिड में बदल जाता है, जिसे मिलाकर हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम। सो इट इज कंप्लीट। सो सेल ऑर्गेनल्स हो गए हैं। अब अगर आप हमारे लेक्चर्स की और भी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। और हमारे चैनल्स के वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू।